Good morning, everyone. Today we are going to talk about unit to consideration. इसके ऊपर बहुत ही छोटा यूनिट है एंड देन यहाँ से आया तो 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ना तो फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू राइट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. कल पढ़ा था हम लोगों ने एज पर सेक्शन 10 और नॉट एज पर सेक्शन 10. As per section 10, this consideration which is included, right? Lawful object and lawful consideration, we have seen it, right? तो यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे? पहले तो as per section 10 of the Indian Contract Act, one of the essential element is consideration. पहले वो लिख दो. as per section 10 भी लिखना है, essential element है. फिर prima facie क्या बोलेंगे? if there is no consideration there is no contract. okay, there are exceptions. okay, हम exceptions ही पढ़ेंगे इस यूनिट में ऑलमोस्ट. ओके, प्राइमा फेसी तो पता चल गया, नो कंसिडरेशन मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट. इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पूछेंगे नहीं, वो हटके पूछेंगे. यस, दोज हटके एवरीथिंग विल सी. एंड वन मोर टॉपिक, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर, राइट? यस. अभी एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट अबाउट कंसिडरेशन कैन इट बी पेड बाय एनी अदर पर्सन और ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव टू पे द कंसिडरेशन? एनी अदर पर्सन. That is not the case with suing. Parties to the contract only can sue each other. There are exceptions. Yeah, law है, सही है. First prima facie बोलेंगे only parties to the contract can sue each other. That is doctrine of privity of contract. Yes. फिर exceptions होंगे. वैसे ही no consideration no contract. लेकिन इसमें कोई exception नहीं है कि consideration can flow from parties to the contract or from any other person. Yes, इस पे कोई exception नहीं. Now, important topic. जो इंपॉर्टेंट है वो सभी बोल रहे हो. क्या वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, वो पूछेंगे कंसिडरेशन शुड इट बी एडिक्वेट और नो? $1,000,000 क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग दिस आईपैड टू यू. इसका वर्थ अराउंड 90,000 है. आप मेरे को 90,000 नहीं पे कर रहे हो, यू आर पेइंग मी ओनली 40,000. नाउ द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट. इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. नो कॉन्ट्रैक्ट वो तो हम लोगों ने पढ़ा है. इफ देर इज नो कंसिडरेशन, अगर मैं फ्री दे रही हूँ तो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. देर आर एक्सेप्शंस. ओके, विल स्टडी देम. अभी मैं बोल रही हूँ 45,000 में बेच रही हूँ. आई एम सेलिंग दिस आईपैड टू यू एट ₹45,000. नाउ इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और नो? यस, इट इज वैलिड. एक वर्ड है लॉ का कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. वो बोलेंगे बहुत ही कम, अगर 10 रुपीज में भी बेच रही हो ना विथ माई फ्री कंसेंट, इट इज वैलिड. इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है. एक तो पहले क्या बोला मैंने, एनी अदर पार्टी कैन बी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. ओके, उस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है. एंड वन मोर, दिस वन कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, इस पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. दिस एज इट इज यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, विल सी एवरीथिंग. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है. इनडायरेक्ट इज केस स्टडीज. ओके, बोथ विल सी. आप यहीं पे कोशिश करो कि यहीं पे हो जाए टॉपिक. ओके, एंड यूनिट 3 ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक इट टुडे. यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट. 5 फ्री कंसेंट, एक्सेप्शंस टू फ्री कंसेंट वाले टॉपिक्स जो बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, राइट? ओके, विल स्टार्ट. व्हाट इज कंसिडरेशन? एक स्टैंडर्ड हमारा लाइन, क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न. दिस यू हैव टू पेस्ट इट ओवर देयर. पहले कंसिडरेशन का है ना, एक तो सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10 इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, राइट? वो एक चिपकाना है. एंड देन टेक्निकल टर्म स्क्विड प्रो को, लैटिन वर्ड, ये एक चिपकाना है. बोथ ऑफ दीज, इसमें इसको प्रोविजन में चिपकाना है. ओके, प्रोविजन में लिखना है. यस, कंटेंट हमारा ज्यादा कवर हो गया. एंड देन वो जो भी पूछेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बाद में एक्सप्लेन करना. एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न. इसका डेफिनेशन, हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, एज पर सेक्शन 2, when at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing, मतलब सिंपल इतना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ओके, वो भी एक फीचर है. ओके, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. ओके, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Abstinence मतलब doing something or not doing something. Not doing something is also a contract, is also an offer. Yes,
I will not sue you provided you pay me the money. This is abstinence. This is also valid. It can be an act or abstinence. Yes. Okay, इसके features देखो. Consideration is an act of doing something. Yes. Consideration is abstinence. अभी पढ़े थे वो definition को split करके बोला गया. Consideration must be at the desire of the promiser. This is important. Okay. जो promise कर रहा है ना promiser उसकी मर्जी से होना चाहिए. कोई और आके मर्जी से कंसिडरेशन हम फ्लो नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रॉमिसिंग यू टू सेल दिस आईपैड. यस, तो यू आर पेइंग मी मनी. पेइंग मी मनी मतलब मेरा डिजायर है, वो मेरे डिजायर से आना चाहिए. आई एम टेलिंग यू कि पे मी 90,000. दैट इज माई डिजायर. अभी लेट अस अज्यूम दिया एंड शिवानी, राइट. दिया आई एम टेलिंग यू कि पे मी 90,000. अभी शिवानी आके बोलती है पेयर 80,000. तुम 80,000 पे कर रहे हो. देन इट इज नॉट एट माई डिजायर. देन इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट नहीं, एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 पढ़ के आए थे, राइट. यस, दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वन, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है. इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, देन इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. हेंस इफ इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन देयर कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हेंस वॉइड या फिर नॉट वैलिड बोल सकते हो. नॉट वैलिड या नॉट वैलिड क्या पूछते हैं तो ऐसे लिखो, वॉइड करके मत लिखो. यस. नाउ कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. यस, कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है लेकिन इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. मर्जी इसी की होनी चाहिए, कोई भी चाहे पे करे. अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते बोलती हूँ. ओके, नाउ लेट अस अज्यूम इस पे कैसे क्वेश्चन आता है. ओके, दिया इज सपोज टू पे मी 1 लाख रुपीज. यस, लेटर ऑन शी बिकेम इंसॉल्वेंट और शी इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग. नाउ शी इज हर बेस्ट फ्रेंड हु शिवानी. शिवानी पेड मी 60,000 रुपीज. नाउ अगेन आई एम आस्किंग दिया, आई एम सुइंग दिया टू पे मी 1 लाख रुपीज. आई कैन नॉट डू सो बिकॉज कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनी अदर पर्सन. यस, उसने दिया यार, तुमको, तुमने दिया. She has paid me on your behalf. That is also consideration, no? So I cannot sue you for 1 lakh rupees. I can sue you for 40,000. Only 40,000. This is a case study. Able to understand? तो कैसे लिखोगे? Provision में क्या लिखोगे? Yes. 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 यस यस, वेरी गुड. इतना ही लिखना है गाइज. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स. मैं सभी बोलती हूँ अभी कैसे तुमने जो बोला आई विल रिपीट इट बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट शुड बी एबल टू गेट इट. यस, तो पहले क्या लिखोगे प्रोविजन में एज पर सेक्शन 10 इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. ओके, एंड देन कंसिडरेशन का मीनिंग यू कैन राइट एंड टेक्निकल टर्म समथिंग इन रिटर्न मीन्स क्विड प्रो को. एंड देन व्हाट इज द प्रोविजन, मेन प्रोविजन जो आप हाईलाइट करोगे. ओके, कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम promiser or any other person but it should be at the desire of the promiser. You can write this point as well. ठीक है. in this case analysis में क्या लिखोगे, in this case Diya is supposed to pay me 1 lakh rupees but on her behalf Shivani is paying me rupees 60,000. Okay, now I cannot sue Diya for 1 lakh rupees because the payment, the consideration can move from promisee or any other person. Yes sir, but it should be at the desire of the promiser. तो अब क्या लिखोगे, it is valid. I cannot sue you for rupees 1 lakh rupees but I can sue you for only 40,000 rupees. This is analysis. Conclusion में the claim of rupees 1 lakh is not valid but I can claim for rupees 40,000 only. Yes, इतना लिखो. Able to understand? Interesting, right? कितना happy हो रही है, खुश हो रही है, जैसे I have told everything she was thinking as if, right? फीलिंग इजी, राइट. देखो उनको क्या चाहिए, 1 लाख वैलिड है या नहीं, यस और नो. उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या एनालाइज किया है वो देखते हैं. इफ यू आर कंफ्यूज्ड, सभी पता है इट कैन बी पेड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. पूरा लिखो, कंक्लूजन मत लिखो 1,40,000 कंफ्यूज हो रहे हो. इट कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इतना ही लिख दो. इसके लिए मार्क्स नहीं कटेंगे. एबल टू अंडरस्टैंड?
दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, दिस इज सिंपल. अगर बहुत ही टेक्निकल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड में और मिसरिप्रेजेंटेशन में पता नहीं चल रहा ये फ्रॉड है मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो क्या लिखो प्रोविजन में फ्रॉड भी लिखो, मिसरिप्रेजेंटेशन भी लिखो, डिप्लोमेटिक आंसर स्मार्ट आंसर, राइट. एंड एनालिसिस में क्या लिखोगे, दोनों का एनालिसिस दो. ओके, इंटेंशन टू डिसीव समवन इज फ्रॉड, right. In this case we are not sure whether there is an intention to deceive or not, right. If there is an intention, that is fraud. If there is no intention to deceive, that is misrepresentation. ऐसे लिखो diplomatic answer, then only you will score. This is my technique, this is my trick to clear CA, CPT, intermediate and final. सभी diplomatic answer सभी analyze करती थी मैं, सभी analysis लिख के आऊँ वहाँ पे, because you have learned, right. In the class you have learned everything, सारे examples याद है, सभी याद है, लेकिन वहाँ पे आप लोग बता ही नहीं पा रहे हो लिख के उनको कि मैं इतना पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ कंक्लूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ के आया हूँ. वो एनालिसिस पे मार्क्स देते हैं. एबल टू अंडरस्टैंड गाइस, लॉ इज द ओनली पेपर वेर इन यू कैन अटेम्प्ट ऑल 100 मार्क्स का पेपर. तो 100 मार्क्स में पूरा एनालिसिस आना चाहिए, नॉट जस्ट एनालिसिस. ओके, दैट प्रोविजन का प्रोविजन सही लिखना चाहिए पहले तो. यस, प्रोविजन ही रही है, रॉन्ग कोड कर दिया तो गया मार्क्स. तो आप कैसे एनालाइज कर रहे हो उस पर मैटर करता है. पूरा 100 मार्क्स का पेपर ट्राई टू अटेम्प्ट इट. अगर ऐसा भी हो रहा है, लेट अस अज्यूम, ओके 2 क्वेश्चंस है, 14 के होते हैं ना. यस, तो आप क्या करो, उसमें 7 मार्क्स का पता है, इसमें 10 मार्क्स का पता है, यू आर नॉट श्योर विच वन टू अटेम्प्ट. आप लोग अगर फास्ट पेस पिकअप कर रहे हो तो यू कैन राइट बोथ, राइट. 1-2 मार्क्स भी मैटर करता है. एंड लॉ इज द ओनली पेपर वेर इन यू कैन पिकअप द पेस एंड ट्राई टू कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर. तो 1 मार्क्स से भी आप लोगों ने देखा होगा, 1 मार्क्स से भी मार्क आ जाते हैं. यस, तो अगर पेस पिकअप कर रहे हो, फास्ट लिख रहे हो, तो हो सकता है वो 1 मार्क्स भी पॉसिबली मिल जाए. एंड यू कैन नॉट से ओके आप लोगों ने 7 मार्क्स का पता है, पूरा 7 मार्क्स लिखा आप लोगों ने, हो सकता है पूरा आउट मिल जाए. यस, और 10 मार्क्स का आप लोगों को पता था, उसमें आप लोगों ने लिखा है ढंग से, बट हो सकता है ICAI वी कैन नॉट प्रेडिक्ट ICAI, तो उसमें हो सकता है 5 मार्क्स मिल जाए. तो विच वन विल दे कंसिडर, जिसमें हाईएस्ट होता है. तो 7 मिल गया तो 2 मार्क्स से भी पास हो गए, तो आके मेरे को थैंक करोगे. यस सर, वेलकम इन एडवांस. यस सर, तो ट्रिक्स फॉलो करो. लॉ पूरा 100% टारगेट होना चाहिए. डू नॉट स्किप एनी टॉपिक. ओके, कीवर्ड्स ही तो याद रखना है, और क्या याद रखना है हमें. एंड देन क्वेश्चंस पढ़ के जा रहे हो. अभी मैंने बोला 1 लाख का सेम क्वेश्चन आएगा वहाँ पे. आप लोग मेरे बोलने से पहले ही लेट अस अज्यूम वहाँ पे नंबर चेंज करके उन्होंने 70,000 30,000 दिया, आप लोग पहले ही लिखोगे ही कैन नॉट सू फॉर 1 लाख रुपीज बट ही कैन सू फॉर 30,000. यस, अभी सारे क्वेश्चंस देख के जा रहे हो, ऑलमोस्ट वहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करके नंबर चेंज करके आ रहे हैं. कितना खुशी हो रहा है, राइट. ऐसा लग रहा है पास हो गए. यस, तो ऐसे पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाओ, यहीं पे एनालिसिस, यहीं पे प्रोविजन पढ़ के जाओ. लॉ एक भी टॉपिक मत छोड़ो, इवन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मत छोड़ो, क्योंकि वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. यस सर, ये we'll get back to this. I can take motivation for n number of hours. और होता भी है सर, राइट. हो रहा है शिवम, तेरे को भी हो रहा है. ओके, कंसिडरेशन मस्ट बी ओके, वेयर वर वी. कंसिडरेशन में बी फ्रॉम मूव फ्रॉम promise or any other person. कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. डोंट वरी अबाउट इट. आया भी तो पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, फ्यूचर में आता, कहीं पे भी हो. ओके, सिंपल है, इस पे कुछ टेक्निकल नहीं है. पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है. कभी भी पे करो, व्हाट पे करो, ऐसे फुकड़ में मत लेके जाओ. ओके, नेक्स्ट वन. Thus, from above it can be concluded that consideration is equals to promise or performance that parties exchange with each other. वो पढ़ा था ना हम लोगों ने, एग्रीमेंट कैसे बनता है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. वो भी लिखो. ओके, यहाँ पे देखो एक्सचेंज विथ ईच अदर, यहाँ पे भी प्रॉमिस एंड प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसीलिए तो कंसिडरेशन है, राइट. ओके, नेक्स्ट वन. लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये बोलेंगे, सिंपल केस स्टडी देंगे. ओके, जो मैंने बोला, DI is supposed to pay me 90,000 because promisor is saying उसका डिजायर है, दैट डिजायर का प्रोमिसर है 90,000, सो शी इज सपोज टू पे 90,000. वो दूसरा कोई बोल रहा है, उसकी मर्जी से कर रहा है, देन इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. उतना ही सिंपल केस स्टडी आएगा, इस पे कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है. एबल टू अंडरस्टैंड. हेडिंग उतना ही याद रखो.
दिस केस लॉ यू नीड नॉट रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट वन. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, जो अभी बोला वही है. हाँ, दिस लाइन, पंच लाइन, यू आर सपोज टू रिमेंबर एज इट इज. देर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. गाइज, इस लाइन को दो क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो. एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे भी यूज करना है, एंड देन यहाँ पे भी. देर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, सेम, पास्ट वाला फ्यूचर वाला. कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. गाइज, इसके ऊपर केस स्टडी बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी बन सकता है. कीवर्ड्स, इसमें कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग. देखो, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. गाइज, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे वो देखो. कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू. It need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value. Guys, you can mark it later on. Look at me, otherwise I won't be able to concentrate. Yes, Abhi, I'll share every PDF with you. So don't worry about the marking part. Video भी, it will be uploaded on YouTube. बाद में देख के भी marking कर सकते हो. Don't worry about it. यस, यहाँ भी देखो, कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट ऐसे बोलेंगे. जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इट इज इनकरेक्ट. यस, सिर्फ इनकरेक्ट बोलने से मार्क्स नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. यस, हाँ, उसको हम लोग स्पिट करके बड़ा स्टोरी बना के बोलेंगे. ओके, स्टोरी बनाने के लिए क्या क्या लिखोगे वो देखो. अपने मॉर्निंग वाले रूटीन तो नहीं लिखोगे. यू आर सपोज टू राइट दिस ओनली, राइट? यस, तो क्या क्या लिखोगे वो देखो. कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू. मतलब ऐसा नहीं कि वही वैल्यू चाहिए, 1 लाख ही चाहिए, 80,000 ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है. यस, इट नीड नॉट बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू. अभी मैंने 90,000 बोला ना, 90,000 इज इक्वल्स टू आईपैड. इक्वल नहीं होना चाहिए. 10 रुपये भी दोगी तब भी चलेगा. इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 रुपये भी बेचूंगी. ओके, जस्ट किडिंग. नीड नॉट बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू. नाउ for which it is exchanged, but it must be something होना चाहिए. Yes sir, which the law would regard as having some value. लॉ की नजरों में कुछ वैल्यू होना चाहिए. Yes sir, अभी मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल. I'll give you an example. I am selling this iPad to you. तुम मेरा अपना मार्कर मेरे को दे रही हो in return to this. तुम बोलती हो ये मार्कर ना मैम इट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज बिकॉज इसको मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था. यस, लॉ शुड वैल्यू इट. तुम्हारी नजरों में तो वो 1 करोड़ का भी हो सकता है. यस, लॉ की नजरों में इट शुड हैव सम वैल्यू, नॉट इन द आइज ऑफ यू. यस, लॉ की नजरों में होना चाहिए. तो इसका मतलब यही है, इक्वल वैल्यू नहीं होना चाहिए. इक्वल वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए. नॉट बी अ पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होना चाहिए. एंड देन एक्सचेंज्ड, इट मस्ट बी समथिंग हैविंग सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. ओके, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन. इट शुड नॉट बी इक्वल. If it is equal, well and good. If it is not equal, then also it is okay. Yes, it can be considered a bad bargain of the party. Bad bargain करके बोल सकते हो. मतलब इस केस में तुम मेरे को मार्कर दे रहे हो, आई एम गिविंग यू माई आईपैड, तो इसमें तुम लोग बोल सकते हो आई एम बैड बार्गेनिंग. इसको बस बैड बार्गेनिंग बोल सकते हो, बट इट इज नॉट इनवैलिड, इट इज वैलिड. एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ इट मे बी नोटेड in this context that explanation 2 to section 25 states that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because consideration is inadequate. Okay guys, ये important है, देखो समझ आया, ऑलरेडी समझ आया, राइट? इसमें not void, we cannot consider it as void merely because ये consideration कम है. कंसिडरेशन कम है इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. अनलेस एंड अनटिल
इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैं कोर्शन से ले रही हूँ तुमसे तो तुम मेरे से ले रही हो तो इट इज वॉइड. यस, बिकॉज फ्री कंसेंट नहीं है. फ्री कंसेंट है, वो बेचना ही चाहते हैं. इस पे केस स्टडी बना है. ओके, आई टेल यू द केस स्टडी. देयर इज वन गाय हु वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी. ही सोल्ड हिज बाइक बिकॉज ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी. बहुत ही अर्जेंट था भाई, हो सकता है कोई हॉस्पिटल में हो. यस, फ्री कंसेंट था, वो बेचना ही चाहता था. नाउ द अदर पार्टी, सेकेंड हैंड, ऑब्वियसली सेकेंड हैंड का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, राइट. द अदर पार्टी टुक द बाइक. यस, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. एबल टू अंडरस्टैंड. उसके बाद एक वीक बाद कोई और बंदा आता है एंड देन ही ऑफर्स हायर प्राइस. तो वो ये पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है. ही कैन नॉट रिसेंड बिकॉज वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. यस, तो उसके बाद वो पूछते हैं पहले वाला कैन ही रिसेंड. नो, सेकेंड वन इज नॉट वैलिड बिकॉज फर्स्ट वाला रिसेंड ही नहीं हुआ है. यस, वी कैन नॉट कंसिडर बिकॉज फ्री कंसेंट था, वो बेचना ही चाहता था. ही वॉज नॉट फोर्स टू बाय, फोर्स टू सेल. यस, वो अपनी मर्जी से बेच रहा है, देन इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो वहां पे कोर्ट में जाके क्या बोलेगा, वो कोर्ट में जाके प्रूव करना चाहता था द कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट. तो अगले वाला बंदा डिफेंडेंट एंड प्लेंटिव्स, राइट, हु हैज सफर्ड द लॉस, हु वांट्स टू पुट द केस, वो क्या डिफेंड करेगा अपने आप को बोल के कि इट वाज फ्री कंसेंट, इट वाज वैलिड. उसी ने किया है कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. इट कैन नॉट बी हेल्ड void बिकॉज द कंसिडरेशन was there, though it was not adequate. Consideration was still there. Able to understand? Because it was obtained with the free consent of the parties. ये keywords लिखना है आप लोगों को. Free consent था, obtained with the free consent of the parties. Though it is not adequate, it is still valid. ऐसे लिखोगे आप. Able to understand? Case study. Not void merely because the consideration is inadequate. But हाँ, एक लाइन चिपका गया ना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बट यू आर सपोज टू राइट इट. बट एज एन एक्सेप्शन, इफ इट इज शॉकिंगली लेस एंड द अदर पार्टी एलिजेस दैट हिज कंसेंट वॉज नॉट फ्री, देन दिस inadequate consideration can be taken as an evidence in support of this allegation. मतलब अभी बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम लग रहा है, देन वी कैन डिबेट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि वो फ्री कंसेंट नहीं था. डिबेट करने के लिए यूज आ सकता है, बट डिबेट कर सकते हो, बस इतना ही बोला गया. यू कैन डिबेट ऑन इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन डिबेट. एबल टू अंडरस्टैंड. बस एक लाइन लिखना, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. ये पूरा जो लिख रहे हो ना, उसके नीचे एक्सेप्शन लिख सकते हो. एबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. पुलिस ऑफिसर्स, उनका काम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक को कंट्रोल करना. उसके लिए सैलरी मिल रही है, ही इज बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट. उसके लिए तुम लोग जाके तुम बहुत देर से सिग्नल पे खड़े हो, भाई मेरा सभी ट्रैफिक जाम क्लियर कर दिया आप लोगों ने, टेक दिस कंसिडरेशन. यू कैन नॉट से सो बिकॉज ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट. एबल टू अंडरस्टैंड. उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे. द पर्सन हु इज बाउंड टू परफॉर्म द एक्ट, उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे. एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट, वो रिक्रूट करता है, उसका जॉब है, यू आर नॉट सपोज टू पे हिम एक्स्ट्रा. नाउ यू वांट टू रजिस्टर केस अगेंस्ट अ पर्सन, हिज ड्यूटी इज टू गेट द केस रजिस्टर्ड. ही इज नॉट सपोज टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी और एनीथिंग लाइक दैट. एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ, अभी परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void. Witness का काम होता है आके वहां पे कोर्ट में साक्षी देना, उसके लिए और आप लोग पे नहीं करोगे. He is bound to perform. Yes, for it. For example, इसके ऊपर केस स्टडी कैसे आता है बोलो. Now, let us assume I am putting case against शिवम कि इसने मेरा iPad चोरी कर लिया है. Able to understand? Now you have seen कि उसने चोरी नहीं किया है. Yes, आप आके कोर्ट में बोल रहे हो एंड वो शिवम आपको पे करने वाला है. तुम मेरी विटनेस हो ना, तुम आके कोर्ट में बोलो कि मैंने चोरी नहीं किया है, आई विल पे यू 1 लाख रुपीज. एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ केस वगैरह हो गया एंड देन इट इज प्रूव्ड कि ही हैज नॉट स्टोलन माय आईपैड एंड देन नाउ यू वांट टू सू हिम कि
तुमने बोला था अगर मैं विटनेस बनूंगी यू विल पे मी 1 लाख रुपीज. नाउ यू वांट टू सू हिम. कैन यू डू सो? नो, बिकॉज यू आर बाउंड टू परफॉर्म. एबल टू अंडरस्टैंड? योर कॉन्ट्रैक्ट विथ शिवम इज वॉइड. व्हाट? वॉइड. तो ये विटनेस के ऊपर आ सकता है. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, हेंस सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन. अगर तुम कंसिडरेशन पूछ रहे हो देन इट इज वॉइड. सिमिलरली एन एग्रीमेंट बाय अ क्लाइंट टू पे टू हिज काउंसिल आफ्टर द लैटर हैज बीन एंगेज्ड a certain sum over and above the fee in the event of success of the case would be void since it is without consideration. I'll give you an example. I won't take the name. One of the celebrity, he was sued in drugs case. Okay, वो सभी प्रूव वगैरह हो गया. लॉयर केम एंड प्रूव्ड सेलिब्रिटी का बेटा, ओके, दैट इज नॉट गिल्टी. उसके बाद द पर्सन हु वाज डीलिंग विद ड्रग्स, उनके फादर ने प्रॉमिस किया था कि लॉयर को, इफ यू सेव माई सन आई विल पे यू एक्स्ट्रा मनी इफ यू विन द केस, एल्स नो. फी तो मिल ही रहा है, ओवर एंड अबव द फी की बात कर रही हूँ. इफ यू विन द केस, इफ यू क्या बोल रही थी मैं, इफ यू मेक मी विन द केस आई विल पे यू सम एक्स्ट्रा मनी. यस, वो जीत गया केस. लेटर ऑन द लॉयर वॉन्ट्स टू सू the father of the convict, alleged person, not convict. Okay, he won the case. No, he's not a convict anymore. Yes, now can he get the amount over and above the fees? No, because he has got the fees. Fees मिल गया. Able to understand? जीत गया तो वो वेजरिंग हो गया फिर. Able to understand? इसके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. काउंसिल, लॉयर, काउंसिल लॉयर सभी रिलेटेड टू लॉ, राइट. फीस मिल गया देन इट इज वैलिड. आप लोग आंसर में क्या लिखोगे? ही डिजर्व्स द फीस, ही कैन सू फॉर फीस, ही कैन नॉट सू फॉर ओवर एंड अबव द फीस. एबल टू अंडरस्टैंड? मजा आ रहा है, राइट? नेक्स्ट वन, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी. ऑब्वियसली कुछ रियल दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवाई में बातें कर रहे हो. जनरल है, इसके ऊपर कोई नहीं बन सकता, कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता. Consideration must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. देखो, opposed to public policy का एक सिंपल एग्जांपल है. ABC Limited promises to give job to Mr. X in a government bank against payment of rupees 50,000 is void. मतलब क्या? Opposed to public policy. गवर्नमेंट में जॉब देना, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी. एबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, पेमेंट के बेसिस पे नहीं. अगर पेमेंट के बेसिस पे कोई प्रॉमिस कर रहा है, जॉब दे दिया उसने, इफ यू पे मी 50,000 आई विल गिव यू अ जॉब, फिर उसने जॉब दे दिया एंड देन लेटर ही वांट्स टू सू यू फॉर 50,000, ही कैन नॉट डू सो बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, सूड बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज इंटरेस्टिंग गाइस. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. हार्डली वन मोर टॉपिक, ओके. वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. डन, इतना ही है. देखो कितने सारे केस स्टडीज आई टोल्ड यू, राइट. एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे आ सकता है. एंड देन यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल्सो, यू नीड नॉट राइट ऑल्सो, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. ओके, नीड नॉट रिमेंबर मतलब लिखो क्या. ओके, सूड बाय अ थर्ड पार्टी मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, कौन कौन कर सकता है गाइज? प्राइमा फेसी ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर. दो, हाँ बोलो बोलो, मैं ही बोलो. हाँ हाँ, ओके. दो कंसिडरेशन के लिए कोई और आ सकता है. दैट इज इवन पे कैन बी अ पे के लिए. व्हाट एम आई सेइंग यार. हाँ, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर. दो, फॉर कंसिडरेशन देयर कैन बी अनदर पार्टी. यस और नो? हाँ, इतना ही है. नेक्स्ट वन, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा. एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. beneficiary मतलब, I'll give you an example. ये होता है ओल्ड एज होम के लिए, महान बाबा, लाइक
लेजेंड रतन टाटा वगैरह होते हैं, राइट? दे डोनेट अ लॉट, okay, in favor of an old age home. They have donated something like some premises and all for their betterment, okay, उन्हें डोनेट किया है. नाउ अ बिजनेसमैन कम्स, वो एक मूवी में मैंने देखा था कि विल है दैट रतन टाटा हैज असाइन्ड दिस प्रॉपर्टी टू मी, डुप्लीकेट विल, फोर्स्ड सिग्नेचर एंड ऑल. एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ वो आके करना चाहता है वो सारे ओल्ड एज होम को डिस्ट्रॉय एंड देन ही वांट्स टू बिल्ड अ बिजनेस ओवर देयर. नाउ द बेनिफिशियरीज मतलब ओल्ड पीपल वांट्स टू सू द अदर पार्टी. Yes, because they are beneficiary. Though they are not the parties to the contract, they can still sue because they are beneficiaries to the contract. Able to understand? इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, ओके, एक्सेप्शंस के ऊपर ही आते हैं. आप प्राइमा फेसी पहले लिखोगे, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, उसके बाद देयर इज एन एक्सेप्शन. बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट कैन एनफोर्स अ केस अगेंस्ट द पर्सन. नेक्स्ट, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, एग्जाम्पल है, स्पेशली होता है भाई बहन के बीच झगड़ा फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी. वो क्या करते हैं, पूरा बंटवारा कर देते हैं, ओके, द एंटायर प्रॉपर्टी स्प्लिट अमंग द चिल्ड्रन एंड देन पेरेंट्स कहाँ जाना चाहिए. वाइल स्प्लिटिंग दे मेक एन एग्रीमेंट कि थोड़े दिन माँ को मैं पैसे भेजूंगा, लेट अस अज्यूम 20,000 पर मंथ. लेटर ऑन दे डोंट सेंड. तो उसके बाद अभी मॉम क्या करना चाहिए, उनके बीच तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट वॉज अमंग द ब्रदर्स कि स्प्लिट करना है प्रॉपर्टी. यस, ये स्प्लिट करते हुए मॉम तो पार्टी नहीं थी, बट स्टिल शी कैन सू बिकॉज फैमिली सेटलमेंट हो रहा था. ये आप देखोगे सारे बेनिफिशियरीज है, ऑलमोस्ट सारे बेनिफिशियरीज है एक्सेप्शंस में. एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये भी बेनिफिशियरी है इसमें. ये फैमिली सेटलमेंट का ऐसे ही आता है. पेरेंट्स के लिए एलिमिनी, नॉट एलिमिनी, वो तो डिवोर्स के केस में होता है, राइट? पेरेंट्स को कुछ अमाउंट दे हैव मेड एन एग्रीमेंट, दे विल पे पर मंथ, बट दे फेल टू डू सो. कैन द मदर और फादर और ग्रैंडफादर सू देम? यस, दे कैन सू बिकॉज एक एक्सेप्शन है. नेक्स्ट वन, इन द केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, दिस एग्जाम्पल, ओके, हस्बैंड वाइफ झगड़ते रहते थे, हस्बैंड क्रूएल था, यूज्ड टू बीट हिज वाइफ. उसके बाद वाइफ के फादर, ही वॉज कंसर्न अबाउट हिज डॉटर. यस, दैट फादर एंड सन इन लॉ दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ माई डॉटर, यू आर सपोज टू पे हर 20,000 per month. Yes, if I get any more complaints, you are supposed to pay her 20,000 per month. Yes, और फिर वही होता है, husband and wife fight. Yes, now father, let us assume he died. अभी 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट तो सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ के बीच में हुआ था. एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ द वाइफ, मतलब जो फादर इन लॉ का डॉटर है, शी कैन पुट अ केस अगेंस्ट सन इन लॉ, दैट इज हर हस्बैंड. दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, दो शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट करके हर एक इसमें लिखना है, बट स्टिल शी कैन सू बिकॉज शी इज द बेनिफिशियरी, राइट? इन दिस केस, हाँ, in the case of certain marriage contracts or arrangements. Simple example. Next one, in the case of assignment of a contract, let us assume रतन टाटा is not married, उनको चिल्ड्रन भी नहीं है, तो जाने से पहले किसी को तो असाइन किया होगा पूरा बिजनेस. अगर असाइन किया गया है एंड देन अ पर्सन कम्स, उनके तो बेटे नहीं है, आई एम सपोज टू गेट दिस. नो, असाइनी, असाइनमेंट हो चुका है, असाइनी इज सपोज टू पुट अ केस अगेंस्ट द पर्सन हु क्लेम्स दैट इट इज हिज प्रॉपर्टी. एबल टू अंडरस्टैंड? असाइनमेंट के केस में जिनको असाइनमेंट मिला, वो एक और क्वेश्चन आ सकता है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इनहेरिटेंस? ये क्वेश्चन आ सकता है. असाइनमेंट मतलब प्रॉपर्टी मिल रहा है, इनहेरिटेंस में भी प्रॉपर्टी मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस? यस, 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 यस. इनहेरिटेंस में क्या होता है, सक्सेसर और एनी रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड, मतलब डाइड पर्सन, गेट्स द प्रॉपर्टी. असाइनमेंट में इट इज नॉट द रिलेशन, इट इज द एग्रीमेंट or the willingness of the promisor. Able to understand? Even he gets the property only. In inheritance also he gets the property only. There is a difference because assignment में relation नहीं है, प्यार है. Inheritance में प्यार नहीं है, relation है. Able to understand?
ये नहीं लिखना है प्यार नहीं है, ओके, अंडरस्टैंड द इमोशन, यस, लॉ। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा करके लिखो उसको, स्प्लिट, हाँ उसमें बहुत ही होशियार हो, राइट, यस। बस आप इतना बता दो कि कौन से टॉप पॉइंट पे कौन से क्वेश्चन आते हैं, और हिंट दे दो, कीवर्ड बोल दो, स्टोरी हम खुद बना लेंगे, उसमें बहुत माहिर हो गए अभी, राइट। नेक्स्ट वन, असाइनमेंट समझ आया, ओके। अनलेस एंड अनटिल पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व, ओके, मतलब सिंगर सोनू निगम, he cannot assign his singing skills because personal skill involved है, can he assign his property, yes, not to his son, any other person also, because assignment son को नहीं होता, चाहो तो कर सकते हो, yes sir। next one, acknowledgement और estoppel, estoppel मतलब acknowledgement मतलब admitting something, accepting something, that you know, right। now acknowledgement और estoppel मतलब some person is coming, though he is not an agent, he still wants to pretend himself as agent. If he is pretending, then he is liable, able to understand, तो कौन पार्टी सफर करता है ना, he is liable to put the case against him, okay। where the promiser by his conduct acknowledge himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards the third party, able to understand। इसके ऊपर कोई केस स्टडी बनेगा नहीं मेरे हिसाब से, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इन द केस ऑफ कोनेंट रनिंग विद द लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों के फेस को देख के लग रहा है यू रिमेंबर द एग्जाम्पल, वेल एंड गुड, ओके। नाउ लेट अस अज्यूम शिवम वांट्स टू परचेज अ लैंड फ्रॉम प्रीतम, ओके। now Pritam has obligation, that is agricultural land, 10 acres of land. Out of 10 acres, he cannot use 2 acres of land for industry purposes. He can use it only for agricultural purposes. Yes. Now Shivam purchased it. Let us assume Pritam का एक छोटा सा बेबी हुआ. Now that baby, when he grew up, उसको पता चला that Shivam is building factories in entire 10 acres of land. Can the successor, that is Pritam का छोटा सा बेबी, obviously उनका गार्डियन वगैरह होता है, right? Can he sue? Yes, because वो शिवम को पता था that land has some restrictions. He already knew it. उसके बाद ही परचेज किया ना. Able to understand? He cannot build entire factory on that. एक एग्जाम्पल है, ओके, फैक्ट्री का ही एग्जाम्पल पकड़ के मत बैठो. Able to understand? तो कैन द सक्सेसर सू? Yes. Contracts entered into through an agent. The principal can enforce the contracts entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal. Now, principal and agent जो होते हैं, you need an explanation, right? No? But still I would like to explain because online students को चाहिए. Yes. Now, principal, he does only ownership वाला works, like high level works, getting the contracts. Yes. अभी पूरा execution part, like purchasing and selling, agent does, right? Agent and the third party are contracting. अभी let us assume agent ने agency को खत्म करके कहीं और चला गया. Now the principal is liable because he was acting on behalf of principal. Principal, though he is not the party to the contract, that is agent and third party के बीच में वो party to the contract है ही नहीं, but still he can sue and get sued by the third party. Though he is not a party to the contract, still he can sue because he was acting on behalf of agent. Agent was acting on behalf of principal. Yes, sir. Next one. Guys, ये सारे जो एग्जाम्पल्स देखा, these were not party to the contract, but still they were beneficiaries, right? They can sue. Next one, validity of an agreement without consideration. Guys, look at me. पहले क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन.
नेक्स्ट क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप क्या पढ़ेंगे, विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन द फॉलोइंग केसेस. अभी ये फॉलोइंग केसेस में आप देखोगे कि कहीं पे भी कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा, बट स्टिल इट इज वैलिड. ओके, नेक्स्ट पहले फर्स्ट वन. ओके, ये सभी लिखना है. एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड प्राइमा फेसी. नाउ enforceable when consideration is there. Exceptions: though made without consideration will be valid and enforceable in the following cases. ये दो made without consideration है but still it is valid and enforceable. Okay, first one, natural love and affection. Conditions to be fulfilled under section 25. Pause minute. First one, natural love and affection. Natural love and affection. Okay, हम लोगों ने एक केस लॉ देखा था, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. देयर वाज नेचुरल लव एंड अफेक्शन बट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वगैरह नहीं था. यस सर, इसमें होगा पॉसिबल. ओके, दो देयर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड देन नियर रिलेशनशिप है इन राइटिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. registered under the law. नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ओ बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था. यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो, दो इट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इफ द एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ. यस सर, तो इसमें लिखो आप, दो देर इज नो कंसिडरेशन but still there can be a contract because there is natural love and affection, near relationship है, in writing है, registered under law है. Able to understand? This is dead opposite of Balfour versus Balfour. Next one, compensation for past voluntary services. A promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under section 25(2). In order that a promise to pay for the past voluntary services be binding, the following essential factors must exist. कौन सा, rendered voluntarily, और फिर ये past में होना चाहिए, and then for the promisor होना चाहिए, and existence, promisor must be in existence when services were rendered. Promisor must have intended to compensate the promisee. ये इसमें promisor कौन है? Okay, I'll give you an example. Okay, अभी let us assume past में I have taken some classes for Asundi sir. Okay, I have done it voluntarily. I have done it for the promisor. मतलब सर के लिए किया था. Yes sir. Now promisor must be in existence at the time when the services were rendered. जब मैंने सर्विस रेंडर किया था, we'll take another example. Okay, compensation for past voluntary services. Let us assume a person wants a lawyer to fight a case. Yes, उसका nephew था, he helped him fight the case. It was done voluntarily. उसका nephew जो था, example यहाँ पे दिया है. Okay, nephew was a lawyer, he came and he fought the case. Okay, it was voluntary service. Yes sir. Now promisor कौन है वो समझो पहले तो. Okay, he fought the case, they won the case. ये पास में हो चुका है. He did not ask anything, any fees. बाद में कुछ साल बाद the person who got his case fought, right? उसको नौकरी अच्छे से लगा and then now he wants to pay back the money. उसको नौकरी है, right? Now he wants to pay back. Now he is promising his nephew. Who is the promisor now? The person, let us assume his name is A. A is the promisor. Now he is promising. पहले वाला do not consider it. Yes sir, वो past में हुआ था. Now he is promising to pay him ₹10,000. Able to understand? Now अभी conditions देखो. Rendered voluntarily, वो जो nephew था उसने promisor के लिए act किया था. Promisor is a nephew lawyer. Able to understand? उसने promisor के लिए act किया था. It was voluntary service. Now services must have been rendered for the promisor. That is A is the promisor. उसके लिए services render किया गया. Nephew. Able to understand? The promisor must be in existence at the time when services were rendered. Obviously इसके लिए case filed किया गया था. Now the promisor must have intended to compensate the promisee. Now who is the promisor? A. A is intending to compensate. उसको कुछ compensation मिलना चाहिए ना.
पास्ट में उसमें वॉलेंट्री किया था. यस, नाउ ही इज इंटेंडिंग टू कंपेंसेट. सो दिस इज वैलिड दो इट इज. देखो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं ऐसे बोल नहीं सकते हो बिकॉज पास्ट में कुछ मिला था उसको, लेकिन पास्ट का वो भूल भी गया था. ही डिड इट वॉलेंटरीली, ग्रेटिट्यूसली एंड ही फॉरगॉट अबाउट इट. यस, नाउ अभी ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है टू कंपेंसेट. जॉब वगैरह मिलने के बाद अभी कुछ कंसिडरेशन नहीं है. एबल टू अंडरस्टैंड? इट वॉज फॉर पास्ट थिंग बट स्टिल इट इज वैलिड. एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ. नेक्स्ट वन, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट. अभी एक डेट है, टाइम बार हो गया, मतलब 3 years हैव elapsed, इट्स lapsed now. नाउ अब उसको खुद के ऊपर शर्म आती है. द पर्सन हु डिड नॉट पे, ओके, नाउ ही वांट्स टू कम बैक एंड पे. अभी वो बोल रहा है मैं लास्ट में कुछ गलती किया था मैंने, नाउ आई वांट टू पे यू. ओके, दैट इज आई विल गिव इट इन राइटिंग कि मैं पे करूंगा. ही इज सेइंग इट एंड इज गिविंग इट इन राइटिंग, तभी वैलिड है. नाउ द पर्सन promisee कैन sue दो इट इज टाइम बार्ड, बिकॉज इस केस में उसने राइटिंग में दिया है. ये टाइम बार्ड डेट बहुत आता है. यू कैन से लास्ट में वो डेट तो ड्यू था, ओके, लेकिन लास्ट का लास्ट वो ड्यू, वो टाइम बार्ड भी हो गया ना. नाउ दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा उसको. नेक्स्ट वन, एजेंसी. एजेंसी में के केस में तो नो कंसिडरेशन ही रहता है, राइट. प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में कोई कंसिडरेशन, कमीशन वो काम के बेसिस पे होता है. एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब इसमें एजेंसी मतलब क्या, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. एजेंट बनो फिर कमीशन कमाओ. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, कंप्लीटेड गिफ्ट. दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब if I say you, Diya, I will gift you this iPad. Okay, now can you sue me for this iPad? Can you sue? How can you sue me? So what? I'll tell you कि 1 crore का I'll give you a bungalow. Can you sue me? If I promise you, you are going to sue me. मुझे तो कोई रिटर्न में कुछ कंसिडरेशन ही नहीं मिल रहा. इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. आई कैन डिबेट. सो व्हाट? आई कैन गिफ्ट एनीबडी एनीथिंग. मैं सबको बोल के आती हूँ भाई, किसको देखती हूँ ना सबको मिलके बोलती हूँ आई विल गिफ्ट यू अ कार, आई विल गिफ्ट यू अ बंगलो, आई विल गिफ्ट यू अ आईफोन, आई विल गिफ्ट यू आईपैड. तो सब लोग मेरे को सू करेंगे. टेल मी, इज इट वैलिड? इंटरेस्टिंग, राइट? कोई अगर आपको बोला गिफ्ट देगा, आपके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, राइट? मैं गिफ्ट दूंगी, कैन यू सू देम? इंटरेस्टिंग, डिबेटेबल. ओके, यू कैन नॉट सू देम जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट. अगर सू करना चाहते हो देन वो गिफ्ट कंप्लीटेड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ लैंड, वो लैंड कंप्लीट हो जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी रजिस्टर्ड इन योर नेम. गिफ्ट डीड बनता है, ओके. इनहेरिटेंस के लिए इनहेरिटेंस वाला बनता है, ओके. उतारा वगैरह बनते हैं, दैट इज डिफरेंट, ओके. इनहेरिटेंस में वो, इफ आई एम गिफ्टिंग यू, गिफ्टेड के बेसिस पे आई एम गिफ्टिंग यू करके एक प्रूफ रहता है. देयर इज एन एग्रीमेंट. सेल एग्रीमेंट में क्या होता है, यू आर पेइंग मी सम कंसिडरेशन, आई एम सेलिंग यू. गिफ्ट में तो कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, आई एम प्रिपेयरिंग अ गिफ्ट डीड, उसके बेसिस में कंप्लीट हो चुका है, देन यू कैन सू. इट वॉज कंप्लीटेड, देयर इज अ गिफ्ट डीड, उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया है, इसके बेसिस पे ओनली आई हैव द राइट. ओनली कंप्लीटेड गिफ्ट इज वैलिड, नॉट अनकंप्लीटेड गिफ्ट. एबल टू अंडरस्टैंड? अगर मैं बोला सिर्फ गिफ्ट दूंगी बाबा, नहीं दिया है ना अभी, ओनली कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर वैलिड, अदरवाइज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट वैलिड. एक बार कंप्लीट हो गया ना तो उसके हाथ से मेरे हाथ में आ गया वो. नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके. नेक्स्ट वन, बेलमेंट. नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. बेलमेंट के केस में क्या होता है, यू वांट टू गेट सम वर्क डन. फॉर एग्जांपल, कार रिपेयर के लिए भेज रहे हो,
ना भेज रहे हो तो उसको कुछ पे करना चाहिए क्या? ओके, कार रिपेयर के लिए किसको भेजते हो? हाँ, मैकेनिक को भेजा तुमने, मैकेनिक के पास अपना कार ड्रॉप करके आ गए. नाउ इज ही सपोज टू पे समथिंग बिकॉज यू हैव ड्रॉप्ड योर कार ओवर देयर? यस. अभी इस केस में बेलमेंट में क्या हो रहा है? आई एम गिविंग सम मटेरियल टू द अदर पर्सन. ही इज नॉट सपोज टू पे मी बिकॉज यहाँ पे बेलमेंट हो रहा है. देर इज अ पर्पज टू गेट द वर्क डन, दो देर इज नो कंसिडरेशन. मतलब मैं कार दे रही हूँ, मेरे को इन रिटर्न अभी के लिए कुछ नहीं मिल रहा, बट स्टिल इट इज वैलिड. चिल्लर है. एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, चैरिटी. दिस इज इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर आएगा. ओके, चैरिटी. चैरिटी मतलब दान. मैं बोलूँगी तुमको आई विल डोनेट 1 करोड़ रुपीज. ना उसके बेसिस में सी सौम्या मैडम ने बोला है दैट शी इज गोइंग टू डोनेट में 1 करोड़ रुपीज. लेफ्ट राइट सेंटर जो मिलता है सब लोग तुम डेट उठाते हो, एंड देन लेट अस अज्यूम यू बिल्ड अ ओल्ड एज होम or school, anything like that. Yes. Now the question is, I won't give you 1 crore rupees. Now will you sue me? Let us assume 1 crore मैंने promise किया था and you have incurred a debt of 50 lakh rupees. Can you sue me for 1 crore or 50 lakhs or 1 crore 50 lakhs? I haven't given anything. Diya is saying 1 crore and Shivani is saying, Shivani and Shivam are saying 50 lakh rupees. In earlier case also I have promised many people I'll give many things. Now also I am promising that I am going to pay you 1 crore rupees. Yes. How much liability have you incurred? Then तुमको 1 करोड़ चाहिए क्या? ऐसे बोलो ना. बट इन लॉ यू आर सपोज टू राइट ओनली 50 lakhs, नॉट 1 करोड़, जस्ट बिकॉज यू वांट 1 करोड़. You will keep it, you don't account for it. Okay, now on the basis of the promise you have incurred some liability. Now you are supposed to sue the person who has promised that he is going to do some charity only to the extent of the liability you have incurred. If he is voluntarily donating, then it is well and good. If he is not donating, you cannot sue him for 1 crore. आपको कोर्ट में इतना बोलना चाहिए, ये सौम्या मैडम तो मेरे को 1 करोड़ बोली थी, इसके बेसिस में लेफ्ट राइट सेंटर सभी आई हैव बोरोड 50 लाख रुपीज. नाउ हाउ एम आई सपोज टू पे दिस डेट? आस्क हर टू पे मी. नाउ द कोर्ट विल आस्क, अरे बाबा तुमने बोला था ना चैरिटी है, अभी उसने लेफ्ट राइट सेंटर लेके 50 लाख कर दिया है, पे आर दैट मच, ओनली अप टू 50 लाख रुपीज. गाइस देखो, उनको चाहिए 50 लाख का आंसर. एबल टू अंडरस्टैंड? और प्रोविजन चाहिए अप टू द लायबिलिटी इंकर्ड बाय द promisee. Done with the chapter. Let's take the questions and then we'll take a break. We'll go faster, okay? Mr. Sohan Lal sold 10 acres of his agricultural land to Mr. Mohan Lal on 25th September 2018 for rupees 25 lakhs. The property appears mentioned a condition amongst other details. This is land. Land के साथ कुछ conditions attached है. Yes, sir. Now, that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 crore has to be allowed to be used by Mr. Chote Lal, son of the seller, for carrying out farming or other activity of his choice. क्या होना चाहिए? सिर्फ फार्मिंग या अदर एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस होना चाहिए. On 12th October 2018, Mr. Sohan Lal died, leaving behind his son and wife होना चाहिए, लाइफ नहीं. On 15th October 2018, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to the son. Now, Mr. Chote Lal wants to file a case against the purchaser and get a suitable redress.
discuss the above in light of provisions of Contract Act 1872 and decide upon Mr. Chote Lal's plan of action. Tell me, who is the person who is buying the land? Mr. Sohanlal sold 10 acres of land to Mr. Mohanlal. Chote Lal कौन है? He is the successor of Sohanlal. Successor of Sohanlal मतलब son of Sohanlal. Yes. Now Mohanlal को एक condition है कि out of 10 acres 1 acre छोटे लाल यूज करेगा for agricultural or any purpose he wants. Now Mr. Mohanlal wants to build what? Something on entire 10 acres. Auditorium on entire 10 acres. Can he do so? No. Because जब परचेज कर रहा था वो कंडीशन उसको पता था, राइट? दिस इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन टू व्हाट? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें कंसिडरेशन है, यहाँ विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे. ओके, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू आंसर? आप लोग कैसे आंसर करोगे? पहले तो प्रोविजन बोलो, क्या क्या लिखोगे? कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन छोटेलाल सू मोहनलाल बिकॉज ही इज द सक्सेसर ऑफ सोहनलाल. यस, कैन ही सू? आंसर, कंक्लूजन आपका सही है, ही कैन सू. नाउ आंसर फ्रेमिंग करना है. प्रोविजन में क्या क्या लिखोगे? टेल मी. हाँ, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर. दिस इज डिफाइंड इन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Yes, there is an exception. What is that exception? In case of covenant running the land. हाँ, in this case, Mohanlal and Sohanlal are parties to the contract. Mohanlal and Sohanlal, not Chote Lal. Now Chote Lal is suing whom? Mohanlal, because he is building an auditorium in entire 10 acres of land. Able to understand? तो ये not a party to the contract है. कौन? Mr. Chote Lal. Now he can sue Mohanlal. This is only doctrine of privity of contract. हाँ, एनालिसिस में क्या लिखोगे? टेल मी. हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, आप यही लिखोगे. इन दिस केस छोटे लाल, दो छोटे लाल इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल ही कैन सू मिस्टर मोहनलाल. यस, दो द parties to the contract are Mr. Sohanlal and Mr. Mohanlal. Yes, in case of land attached, वो covenant running the land. Yes, it has some rights attached to it. So in that case, क्या third party can also sue. That is successor. ऐसे बोलना है. Successor can sue. Conclusion में क्या लिखोगे? Yes, छोटे लाल can sue मोहनलाल. Yes, ये एनालिसिस में पूरा क्वेश्चन का ही उल्टा पुल्टा है. Hence, Chote Lal is entitled to file a petition against Mr. Mohanlal for execution of contract. In case of covenant running with the land, where the person वो purchased the land with notice मतलब उसको पता था क्या that there is a restriction. He can use only 9 acres of land and not entire 10 acres. Guys, इसको कीवर्ड को तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है. ये try to remember this entire keyword. In case of covenant running with the land, where purchases land with notice. Notice क्या है? That 1 acre should not be used. It shall be used by successor only for agricultural or other related activities of his choice. Yes, इसको याद रखो, ये keyword लिखना है. Okay. Now next question. A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make payment. C, who is known to A, makes payment of rupees 60,000. Next one. However, A was not aware of the payment. Now B is intending to sue A for the amount of rupees 1 lakh. Discuss whether the contention of B is right. How much can he sue for? 40,000 only. अभी जो देखा था, that is the same thing. Okay. Consideration. इसका provision क्या लिखोगे? Tell me. In your own words, own beautiful words, coming out of your mouth. Provision. Consideration can flow from any other person. बोलो. आगे क्या लिखोगे? इतना ही लिखोगे? हाँ, बोलो.
एक मैंने स्टैंडर्ड लाइन नहीं बोला था अभी? थिंक एंड आंसर। मैंने दिया था, अभी तक हिंट ही दे रही थी मैं। अभी तक क्या कर रही थी यहाँ पे? हाँ, एक लाइन बोलो स्टैंडर्ड। No, that I'm not going to say. Okay. Stranger can be a party to the contract or consideration. बोलो अभी। There can be a stranger to the consideration but cannot be a stranger to the contract. ये स्टैंडर्ड लाइन है, तब से गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी मैं। गाइस ये स्टैंडर्ड लाइन लिखना है। There can be a stranger to the consideration but cannot be a stranger to the contract. तो इसमें स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है। इज इट वैलिड? मैंने स्टार्टिंग चैप्टर यूनिट स्टार्टिंग करने से पहले ही बोला था, यूनिट स्टार्ट करने से पहले, दैट देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दिस रूल। यस सर, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम लोग? कॉर्नर ऑफ द ब्रेन, उसको प्राइमरी ब्रेन में लेके आओ। कॉर्नर में रहने से मार्क्स नहीं मिलता है। वाह, व्हाट अ लॉजिक एंड व्हाट एन एक्सक्यूज। आई एम प्राउड ऑफ यू दिया। Corner of the brain. Proud of yourself or proud of me? Okay. See, consideration can even proceed from a stranger to contract. Okay. When the promisee for consideration receives or accepts the same from a third party, that is person other than promisor, then it shall discharge the promisor. Discharge keyword अच्छा है, अच्छा है मतलब लिखना है। Okay. पसंद नहीं आया तब भी मार्क्स देना ही पड़ेगा उसको, पसंद आए ना आए। ओके, लुक एट दिस। इट विल डिस्चार्ज द प्रोमिसर, मतलब ही नीड नॉट पे एंटायर 1 लाख। इट विल डिस्चार्ज अप टू द अमाउंट पेड बाय द स्ट्रेंजर, दैट इज 60,000 इन दिस केस। यस, तो डिस्चार्ज द प्रोमिसर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टू फर्निश द कंसिडरेशन irrespective of the fact whether the promisor has authorized or ratified the act of the third party or not. Guys ये important है यार, whether the promisor has authorized or ratified the act of the third party or not. इस केस में promisor कौन है? The person who is liable to pay 1 lakh. He is the promisor because he is promising to pay 1 lakh rupees. Yes, whether he has authorized the third party to pay 60,000 or not, whether he has ratified it or not, उसको मिल गया ना तो खत्म। ये कीवर्ड है। एक तो डिस्चार्ज the promisor, discharges the promisor. Promisor in this case is who is promising to pay 1 lakh. It will discharge him. Second thing is, though whether he has authorized the third party or whether he has ratified the act of the third party or not, he is still supposed to not pay up to that amount. Yes sir. Analysis में पूरा खिचड़ी पकाओ and then conclusion में, thus A is discharged from his liability to pay 60,000 and is now liable to pay only rupees 40,000. A shall however be bound to compensate for his past voluntary payment which was legal obligation of A. हाँ, यहाँ पे interesting है. Now the person who has paid 60,000, can he recover the amount from the promisor? The person, the third party who has paid 60,000, he can. Okay, वो एक लाइन लिख के आओ बाद में. He can recover the amount from the promisor. Yes, promisor मतलब who is promising to pay 1 lakh rupees. Yes. Next one. Guys, आप लोगों को आंसर पता था लेकिन आप लोग प्रोविजन लिखने में फंबल हो गए. बैक ऑफ द ब्रेन, वाह व्हाट एन एक्सक्यूज. बैक ऑफ द ब्रेन था मैंने, कॉर्नर ऑफ द ब्रेन, राइट, टू बी वेरी स्पेसिफिक. वो कॉर्नर से आगे लेके आओ उसको. गाइस आप लोग सिर्फ ऐसे सुनते मत बैठो, आता है ऑडिट करते मत बैठो पागल. आप लोगों को यहीं पे एनालाइज करना है कि आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन इमेजिन एज इफ ये आप एग्जाम हॉल में हो, ये क्वेश्चन आ गया, अभी क्या लिखोगे आप लोग? पता है क्या करते हो? यू सिट एंड यू ऑडिट. हाँ ये क्वेश्चन, हाँ राइट, ये क्वेश्चन ऑडिट, ये क्वेश्चन ऑडिट. ऑल यू डू इज टिक ऑडिट, AUDIT. टिक मत करो बे, एक्टिव रहो. हाँ उनको भी बोल रही हूँ, कैमरा वालों को भी, वो भी वही करते रहेंगे. नेक्स्ट वन. द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. Discuss the cases where the
agreement though made without consideration will be valid and enforceable as per Indian Contract Act 1872. Natural love and affection, for past voluntary services, time barred debt, agency, completed gift. बस गिफ्ट मत लिखो, completed gift. And then bailment, charity. Very good. Next, define consideration. Or any other person promises, has done, doing, or will do. Abstinence is consideration. Direct questions है. Okay, we'll see case studies. This one, Mr. Y gave loan to Mr. G of INR 30 lakhs. Mr. G defaulted the loan on due date and debt became time barred. After the time barred debt, Mr. G agreed to settle the full amount to Mr. Y. Whether acceptance of time barred debt contract is enforceable in law. बोलो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ था, लोन वाई ने जी को दिया था 30 लाख रुपीस, वो अभी टाइम पर हो चुका है, द टाइम हैज लैप्स्ड, ही इज नॉट सपोज टू रिकवर नाउ बेचारा जी को शर्म आता है दैट आई हैड टेकन 30 लाख रुपीज, नाउ मैंने रीपे नहीं किया था, आई डू वन थिंग, आई गो एंड प्रॉमिस, नाउ दिस इज अ न्यू प्रॉमिस, ओके, आई गो एंड प्रॉमिस वाई दैट आई एम गोना पे यू 30 लाख रुपीज एंड इट इज इन राइटिंग, यस राइटिंग होना चाहिए ना, एंड साइंड बाय द प्रॉमिसर. In this case, who is the promisor? The one who is, yes, Mr. G is the promisor because he is promising to pay Y 30 lakh rupees. Yes sir, can you do so? Abhi let us assume, I'll ask you a tricky question. Now G is not paying, he went, usko sharam aaya, usne jaake bola I'll repay you, he gave it in writing, he has signed it, and then he came back, uska mood और बदल गया, काम का मैंने अपना मुसीबत अपने सर पे मोल लिया है, मैं नहीं करूँगा. नाउ कैन ही सू द अदर पार्टी, दैट इज वाई. कैन वाई सू जी? देयर इज नो कंसिडरेशन, द डेट इज टाइम बार्ड. Yes, he has given it in writing, yes, and he has already signed it. Now he can be sued. Now he is supposed to pay, though it is time barred. उसको एक गलती नहीं करना चाहिए था, जाके वो जो हिम्मतों वाला काम किया ना, he went and gave it in writing and he also signed it. वेल मुझे मार, he did that. तो अभी उसके बाद वो पलट नहीं सकता. Yes sir. गाइस क्या लिखोगे प्रोविजन में? इन राइटिंग, साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, ऑथराइज्ड और ऑथराइजेशन, पे और टाइम बार डेट is valid without consideration and binding even though there is no consideration. Conclusion में valid उतना ही important है. Next one, to form a valid consideration must be adequate. Yes or no? Must be adequate. Yes, need not be adequate. उसको justify करो. Law should attach some value. It need not be of particular value. Yes sir, it need not be of equal amount. Guys, keywords. Yes, there isn't a condition that something in return should be equal to, there isn't a condition, पहले not बोला है, that something in return should be equal to something given. Yes sir, दोनों equal हो ये जरूरी नहीं. मैं iPad 10 रुपए में बेच सकती हूँ, unless and until it is, the contract is not formed without free consent. फ्री कंसेंट होना चाहिए. ओके, इट कैन बी यूज्ड टू डिबेट, राइट, इफ द कंसिडरेशन इज वेरी लो, शॉकिंगली लेस. ये भी एक वर्ड लिख के आओ. एबल टू अंडरस्टैंड है? नेक्स्ट वन, सारे कीवर्ड्स मैं ही बोल रही हूँ. यस, यू डिड इट दिस टाइम ओनली. नाउ मिस्टर रामलाल बिरला वॉज अ बिजनेसमैन of city Pune having 2 sons and 1 married daughter. He decided to gift his one house to his daughter. For this purpose he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. मतलब ये पापा की परी. Yes, the lawyer advised him to get the transfer of document properly registered. When they both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. Later, his daughter found the document and claimed the house on the basis of that document.
ये इमोबाइल प्रॉपर्टी है, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए था, सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप लोग रजिस्टर नहीं कर सकते हो. यस, एक्सप्लेन वेदर शी कैन गेट द हाउस एज गिफ्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नो, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल, दैट इज राइट. प्रोविजन बोलो अभी. ओके, provides that an agreement made without consideration is valid if it is expressly in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of the documents and is made on account of natural love and affection. Natural love and affection है, in writing है, registered है, yes sir, and near relation. Obviously ये near relation है. ये सारे 4 की पॉइंट्स आ गए तो काफ़ी है. इसमें आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. yes sir. Next one, only a person who is party to a contract can sue on it. Explain this statement and describe its exceptions if any. इसका स्टैंडर्ड क्या लाइन क्या लिखोगे? There cannot be a stranger to a contract, though there can be a stranger to a consideration. यह स्टैंडर्ड लाइन यहाँ पे भी आता है, कंसिडरेशन के केस में आता है. यस सर, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? These people can sue, all are beneficiaries. यस सर, फैमिली सेटलमेंट बेनिफिशियरी, एंड देन मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में फादर, और असाइनमेंट, बेलमेंट, एजेंसी एंड चैरिटी. चैरिटी का वो केस लो याद रखो गाइस. ओके ओके गाइस, वो चैरिटी का केस में केस लो याद रखो, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. यस, अप टू द लायबिलिटी इनकर्ड. एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, नेक्स्ट वन. यस बॉट टायर्स फ्रॉम डनलप रबर कंपनी लिमिटेड and sold them to D, a sub dealer who agreed not to sell them below Dunlop's list price and to pay the Dunlop company $5 as damage on every tire D undersold. D sold 2 tires at less than the list price and thereupon Dunlop company limited sued him for the breach. अभी देखो, sued him for the breach. Can he claim compensation? आंसर पढ़ के मत बोलो, नहीं है. ओके, यस, टेल मी, कैन यू सू? गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है वो समझो पहले. वेयर इट इज गिवन दैट इट इज नॉट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ओके, नो, $5 इज डैमेजेस नॉट लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस दिया ही नहीं है. ओके, सी, यस was a person bought tires from Dunlop Rubber Company Limited and sold them to D. यस ने परचेज किया डनलप से एंड सोल्ड इट टू डी. दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. और फिर अ सब डीलर हु एग्रीड नॉट टू सेल देम बिलो डनलप्स लिस्ट प्राइस एंड टू पे डनलप कंपनी 5 एज डैमेजेस ऑन एवरी टायर डी अनसोल्ड अंडरसोल्ड. गाइज लिसन, अभी समझो. ओके, डी सोल्ड देम बिलो द लिस्ट प्राइस. ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था? यस और डी के बीच में. इफ यू सेल बिलो द लिस्ट प्राइस you are supposed to pay $5 as damages to Dunlop. कॉन्ट्रैक्ट दिन किन दोनों के बीच में हो रहा है? एस एंड डी. ओके, कंपेंसेशन किसको जाने वाला है? डनलप कंपनी को. ओके, नाउ क्या होता है? वो ही सेल्स बिलो द लिस्ट प्राइस. वो डी सेल्स बिलो द लिस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. यस, ही इज सपोज टू पे डनलप कंपनी $5 फॉर एवरी लिस्ट प्राइस इज सोल्ड बिलो द लिस्ट प्राइस इज सोल्ड. यस, अभी ये तो डी एंड एस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. नाउ डनलप बीच में आता है एंड ही इज लाइक पे मी डैमेजेस. ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. कैन ही सू? कैन ही सू डी? ट्रिकी. वाई एस? वाई एस? ये बेनिफिशियरी है, फैमिली सेटलमेंट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो बट एक्सेप्शंस में तो फॉल नहीं कर रहा ना. प्राइमा फेसी पे क्वेश्चन आया इस बार, एक्सेप्शंस पे नहीं. ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ईच अदर. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डनलप इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. यस एंड डी आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. एबल टू अंडरस्टैंड? ओनली एस कैन सू. अब समझ आया राइट?
इंटरेस्टिंग ना. ये बेनिफिशियरी में नहीं आ रहा. यू नो द एक्सेप्शंस राइट. फैमिली सेटलमेंट नहीं आ रहा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा, वो चैरिटेबल, हाँ चैरिटेबलमेंट एजेंसी में भी नहीं आएगा. एबल टू अंडरस्टैंड. डायरेक्ट क्वेश्चन पे है. देखो बोल रहे थे ना बहुत ही इजी है मैम, यूनिट 2. नाउ टेल मी. है ये केस स्टडीज नहीं पता थे मैम, बस ये केस स्टडी नहीं पता था मैम. ये आते तो कंफ्यूज होते राइट. ये तो यस बोल रही थी, यस ही लिख के आती है. ये कैन नॉट सू. देखो अभी एज पर द प्रोविजंस ऑफ गाइस प्रोविजन द प्रिंसिपल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. A contract is a private matter between the contracting parties and can be enforced only by them against each other. However, in certain exceptional cases, the law permits enforceability of a contract even by a stranger. Okay, referring to the above provisions, Dunlop is not entitled to sue, therefore cannot claim damages from D, the subdealer, since it is not a party to the contract between S and D. Not entitled. Able to understand? Dunlop इन दोनों के बीच का पार्टी नहीं है. एबल टू अंडरस्टैंड गाइस, समझ आया? हाँ नेक्स्ट वन. X was in need of money and offered to sell his Casio to Z for rupees 6,000. Z refused to buy the same at the stated price. X gradually reduced the quoted price until 2,000 was reached, which Z accepted. Before the Casio was delivered, X received an offer from Mr. A for the purchase of his Casio for rupees 4,500, and X refused to carry out his contract with Z on the grounds that the consideration was inadequate. Is Mr. X liable to pay damages to Mr. Z for the failure to perform the contract? Yes or no? ये अर्जेंट नीड ऑफ मनी का मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था राइट. टेल मी व्हाई. कंसिडरेशन तो इनएडिक्वेट है ना. कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. We cannot invalidate the contract just because the consideration is inadequate. Invalidate, inadequate, right? Consideration कम है तो उसका मतलब ये नहीं कि contract invalid है. Contract is valid. Able to understand? Guys, इस केस में क्या हो रहा है? Mr. X was in urgent need of money. Then he promised Z to sell his Casio for rupees 6,000. Z refused and then वो बहुत ही अर्जेंट नीड ऑफ मनी में था. X gradually reduced the amount, इसलिए वो 2,000 पे आ गया. And then he agreed. Z accepted it. उसके बाद उसको और एक ऑफर आया. X received an offer from Mr. A कि मैं 4,500 में खरीदूंगा. He felt कि वो ज़्यादा अच्छा था, खामा का मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया. Now, okay, now he wants to invalidate the contract saying that वो consideration inadequate है. He cannot say so because वो free consent contract था. उसको कोई धमकी नहीं मिला था. Yes or no? फ्री कंसेंट था, उसको अर्जेंट नीड ऑफ मनी था इसलिए उसने हाँ बोला था. नाउ ही वांट्स टू से कि वो इनवैलिड है बिकॉज द कंसिडरेशन वाज नॉट एडिक्वेट. ही कैन नॉट डू सो. एबल टू अंडरस्टैंड. प्रोविजन में क्या लिखोगे? कंसिडरेशन इज नॉट हैविंग सम वैल्यू, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग गिवन से इक्वल नहीं होना चाहिए. ऑल द कीवर्ड्स व्हिच वी हैव सीन. एंड देन फ्रीली गिवन इज नॉट मेयरली वैलिड वॉइड बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट. ये कीवर्ड याद रखो. फ्रीली गिवन कंसेंट है is not void merely because the consideration is inadequate. सिर्फ consideration inadequate है इसलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को void नहीं बोल सकते. Able to understand? Mr. X is liable under the contract to Mr. Z. हाँ, this is interesting. One more question and then the unit will get over. We'll take a break and then we'll start with the third unit. बहुत ही बड़ा unit. Fraud, undue influence, misrepresentation. Next one. Mr. Ramesh promised to pay rupees 50,000 to his wife Mrs. Lali so that he can spend the sum on her 30th birthday. Mrs. Lali insisted her husband to make a written agreement if he really loved her. Mr. Ramesh made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to his wife Mrs. Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount. Referring to the applicable provisions of the Indian Contract Act 1872, advise whether Mrs. Lali will succeed. Tell me whether she will succeed. Why? Natural love and affection है, in writing है, near relation है, registered under the law है. So he can sue. Contract is valid, though it is made without consideration, but still the contract is valid. Next one, last one. Okay,
Mr. A running an orphanage. His friend Mr. S, a philanthropist, agreed to donate rupees 2 lakhs for treatment of a child who was suffering from cancer. On emergency, Mr. A incurred rupees 1.5 lakh on treatment of child. Now S refused to pay. Whether Mr. A can claim rupees 1.5 lakhs from Mr. S with reference to the provisions of the Indian Contract Act. 1.5 or 2? Up to the liability incurred by the promisee. Yes, only up to the liability incurred, not 2 crore. मैं 10 लोगों को बोल के आती हूँ दिन में, सब लोग आके मेरे को सो करेंगे तो मैं आई विल गो बैंकरप्ट, आई विल गो इंसॉल्वेंट. We'll take a break and then we'll resume with the third unit.